बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। अच्छा, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर ये हीट क्या है, सर ये टेम्परेचर क्या है, क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं, क्या ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में उनकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हीट को। तो देखिए, टेम्परेचर की जो आपने पहले से डेफिनेशन पढ़ रखी है वो क्या है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड टेम्परेचर। कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो हॉट है तो हम कहते हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कोल्ड है तो हम कहते हैं उसका टेम्परेचर कम है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर इसकी डेफिनेशन क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सिस्टम इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब सर ये क्या बात हुई? अब ये बात हुई कि अगर किसी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो हम कहेंगे उस सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है। अगर किसी सिस्टम के एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होगी तो हम कहेंगे उस सिस्टम का टेम्परेचर कम है। अब फॉर एग्जांपल आपको पता, बल्कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या भाई, क्या काइनेटिक एनर्जी भाई? जो मोशन, जो मॉलिक्यूल्स की मोशंस की वजह से एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन सी आ जाएंगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल ये इधर गया फिर इधर गया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा हो। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हो तो उनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी में ये सारी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई बॉडी जो है वो हॉट है, कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, इसका मतलब है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? बहुत स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा है। इस वजह से हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी हॉट है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी ऐसे कोल्ड है, ठंडी है, तो हम कहेंगे कि उसमें जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है कम है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होगी वो स्लो होगी, वो आहिस्ता होगी। ओके हो गया? तो हम कहते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं कि किस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, किस बॉडी का टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर ज्यादा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स में ज्यादा है, टेम्परेचर कम तो उसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। ओके हो गया? तो ये होता है हमारे पास टेम्परेचर। अच्छा, अभी नेक्स्ट चीज, अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का या किसी सिस्टम का मैं टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो भाई मुझे हीट देनी पड़ेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस सिस्टम को हीट देनी पड़ेगी, जिससे उसके सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो अब कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ना, अब हम हीट की तरफ आने वाले हैं, हीट की तरफ आने वाले हैं। हमने पढ़ा होगा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नहीं भाई, आपको कहना चाहिए कि हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये उसकी सबसे करेक्ट डेफिनेशन है कि हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, इसको हम कहते हैं हीट कहते हैं, ठीक है। जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन, इसको हम क्या कहते हैं? हीट। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल है, हमारे पास ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है। ओके हो गया? अच्छा, मान लें जो हमारे पास इसका टेम्परेचर है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका जो टेम्परेचर, इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है मान लें वो 50 डिग्री सेल्सियस है। ओके हो गया? अच्छा, अब जो इस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनकी जो हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। क्यों? यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। अच्छा, ये जो सिस्टम होगा इसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी? वो कम होगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर कम है, लिहाजा इसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगी? कम होगी, ठीक है। इसमें कम और इसमें ज्यादा,
ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अच्छा अब होगा क्या, देखिए ये जो दो सिस्टम्स है ना, इसके दरमियान में मैंने लगाई हुई है एक कंडक्टिंग वॉल। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग वॉल है। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिंग वॉल है। अच्छा, कंडक्टिंग वॉल वो होती है कि जिसमें ना एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, हीट का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं डायथर्मिक वॉल। ठीक है, जिसमें हीट का ट्रांसफर हो सकता है। इसका मतलब है हीट जो हमारे पास एनर्जी है वो यहां से यहां पर ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा, जब इन सिस्टम को ऐसे मिला दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहां पे टेम्परेचर कम है। अब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये अपनी एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को देना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे स्पीड में मूव करें, ये ऐसा मूव करें, तो ये मॉलिक्यूल इनके साथ टकराएंगे। ठीक है, क्योंकि दरमियान कंडक्टिंग वॉल है ना, तो इस कंडक्टिंग वॉल के जरिए से ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी, कुछ एनर्जी इस मॉलिक्यूल को देगा जो बेचारा आहिस्ता मूव कर रहा है, ये तेज मूव कर रहा है। अब इसे होगा, पता है क्या होगा, ये कि इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी और इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। और इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स कब तक कम होती रहेगी, इसकी कब तक ज्यादा होती रहेगी, ये हमारे पास तब तक होता रहेगा जब दोनों सिस्टम के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा। याद रखें, एनर्जी तब ट्रांसफर होगी जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, कोई हीट एनर्जी, कोई हमारे पास हीट, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या, अब जाहिर सी बात है इसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कम हो रही है क्योंकि ये उधर ट्रांसफर करता जा रहा है। इसका मान लें कम होते होते अगर इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल कम होगी तो इस सिस्टम का टेम्परेचर भी कम होगा। मान लें इसका टेम्परेचर कम होते होते हो गया 75। ठीक है, अब यहां से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इस सिस्टम में, इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो इसका टेम्परेचर 50 से मान लें ज्यादा होके हो गया 75 डिग्री सेल्सियस पे। अब मुझे बताएं, अब हमारे पास इसका भी टेम्परेचर वही है, इसका भी टेम्परेचर वही है। अब हमारे पास इसके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वही इसके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है। अब इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो टेम्परेचर है वही इसका टेम्परेचर है क्योंकि दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगी है। अब हमारे पास इस कंडक्टिंग वॉल के थ्रू कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। अब हीट क्या था, हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अब यहां पर हमारे पास कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमने कहा था हीट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, लेकिन कब, जब हमारे पास एक हॉटर रीजन हो, एक कोल्डर रीजन हो, जैसे अब एक का टेम्परेचर हाई हो, एक का टेम्परेचर लो हो। अब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो कोई हीट का ट्रांसफर, कोई हमारे पास जो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर है वो नहीं हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ठीक हो गया, तो ये चीजें याद रखनी है। अच्छा अब ठीक है, अब कोई काम या कोई ज्यादा नहीं, दोनों इक्वल हो गया। अब कोई एनर्जी का ट्रांसफर रुक गया। अच्छा इसी तरह ना याद रखें, मैंने पहले भी बताया कि हीट हमेशा फ्लो करती है, हीट एनर्जी हमेशा फ्लो करती है हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना अगर एक कप ऑफ टी है, अगर हमारे पास एक कप ऑफ टी है, तो अगर जाहिर सी बात है कप ऑफ टी है, गर्म चाय है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर मान लें 60 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो कहां पर होगा। अब इसकी एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इस चाय के अंदर वो ज्यादा है और बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कम है। अब यहां पे टेम्परेचर 60, यहां पे 25। अब यहां से टेम्परेचर, यहां से जो हमारे पास एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी किसमें, सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट के अंदर। अब होगा पता है क्या, कुछ देर के बाद ये चाय ठंडी हो जाएगी, कुछ देर के बाद ये चाय ठंडी हो जाएगी। अच्छा, चाय ठंडी कब तक होती रहेगी, कब तक होती रहेगी, ठंडी होगी, इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, अब इसका टेम्परेचर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताएं क्या ठंडी होते होते इसका टेम्परेचर 25 से 20 पे आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, यहां से हॉट से कोल्ड की तरफ कब तक फ्लो करती रहेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब एटमॉस्फेयर का तो 25 है, अब उसका आप कैसे काम करोगे, वो तो आप नहीं काम कर सकते। हाँ, इसका जो हमारे पास है टेम्परेचर ज़ाहिर है ज़्यादा था, अब इसका काम होते होते 25 हो गया, दोनों का सेम हो गया, हीट का, एनर्जी का ट्रांसफर रुक गया। अब हमारे पास कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, तो तब तक ट्रांसफर होती है जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस हो। आखिरी एग्जाम्पल इसकी एक देते हैं, अगर हमारे पास ये आइस है,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टाइस है। मान लें इसका टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर बर्फ पिघल रही है, अब कहां से हीट कहां पर जा रही है? अब याद रखें, बाहर का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर है 25, इसका है -5, इसका कम है, इसका ज्यादा है। अब हीट का, एनर्जी का फ्लो होगा फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन, मतलब सराउंडिंग से बर्फ की तरफ। अब जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा सराउंडिंग से इस आइस की तरफ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होते होते लिक्विड बन जाएगा। जब लिक्विड बन जाएगा तो लिक्विड का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेगा। कितना राइज करेगा? ये भाई इसका -5 से 0 होगा, फिर 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर हमारे पास इस लिक्विड का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब मुझे बताएं, क्या 25 से बढ़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर का 25। अब यहां से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है यहां पर, तो अब इसका भी 25 हो गया। जाहिर सी बात है, यहां पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब कब तक एनर्जी का ट्रांसफर होता जाएगा? जब तक दोनों का सेम नहीं हो जाता। अब दोनों का सेम हो गया ना, अब कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब अगर वाटर है, लिक्विड है, जितना इसे गर्म होना था हो लिया, बस इससे ज्यादा अब ये हॉट नहीं होगा। ओके हो गया। तो ये हमारे पास है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। ठीक है, अब हीट क्या है? इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास, अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो, मुझे बताएं आइसक्रीम खा रहे हैं तो हीट कहां से कहां फ्लो कर रही है? अब वहां से ना आइसक्रीम से भाप सी निकल रही होती है, आप समझते हैं शायद जो आइसक्रीम से हीट है वो सराउंडिंग की तरफ जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आइसक्रीम का टेम्परेचर कम होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हीट जो है सराउंडिंग से आइसक्रीम के अंदर फ्लो हो रही होती है, जिसकी वजह से आइसक्रीम पिघल जाती है और पिघलते पिघलते मेल्ट हो जाती है। ठीक है, कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है। एक आखिरी वो मज़े की बात है, अगर हमारे पास ना चाय गर्म है, 60 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, और मान लें बाहर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि उसका भी 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो मुझे बताएं, क्या चाय ठंडी होगी? 60 से 20 पे जाएगी? कभी नहीं जाएगी। भाई हमेशा हीट के एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए, थर्मल एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना लाजमी है। चाय का जितना टेम्परेचर है उतना ही रहेगा, अब उससे कम नहीं होगा। अगर सराउंडिंग का भी 60 हो जाए, उसका भी 60 हो जाए, तो इससे अब ज़्यादा वो कम टेम्परेचर का नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इनकी यूनिट्स के बारे में। देखो, टेम्परेचर की जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है ना, टेम्परेचर को T से शो करते हैं, इसकी जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है वो कौन सी होती है? वो केल्विन होती है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में भी इसको मेजर करते हैं, इसको हम डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट कौन सी है? केल्विन है। ठीक है, लेकिन अगर हीट की बात करें तो हीट को हम मेजर करते हैं जाउल में। ऐसा यूनिट इसकी कौन सी है? जाउल है। वर्क की भी यूनिट तो जाउल है। तो फिर क्या हीट और वर्क सेम हुए? भाई यहां पर देखो, हीट और वर्क दोनों हमारे पास वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हैं, दोनों। अब इसमें जो वर्क में एनर्जी ट्रांसफर होती है वो मैकेनिकली होती है, मतलब फोर्स लगानी पड़ेगी, हाथ लगाने पड़ेंगे, धक्का शक्का देना पड़ेगा तो वर्क होगा। ठीक है, इस तरह से मतलब मैकेनिकली होती है। हीट में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, वो नॉन मैकेनिकल होता है। यहां पर मैंने कोई धक्का तो नहीं मारा, कुछ किया तो नहीं है, खुद ब खुद एनर्जी यहां पर ट्रांसफर हो रही है। कब तक? जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये नॉन मैकेनिकली एनर्जी का ट्रांसफर है, ये मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर है। ठीक है, मैकेनिकली एनर्जी का ट्रांसफर है। इसकी भी यूनिट जाओ, इसकी भी यूनिट जाओ। अब इसकी ना जो हीट है, इसकी एक और CGS में यूनिट होती है। ठीक है, CGS में इसकी यूनिट है CGS में यूनिट है इसकी अर्ज। अब वन अर्ज किसके इक्वल होता है? 10⁻⁷ जूल के। उसके बाद हमारे पास इसकी एक थर्मल यूनिट होती है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है? 4.2 जूल के। ठीक है, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, कोई थर्मामीटर वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं, कोई कैलोरी मीटर वगैरह लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम हीट को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों क्या है? दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अच्छा, इससे हमें पता क्या चला कि हीट एंड एनर्जी दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। ये दोनों सेम नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और हीट क्या है? हीट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्डर रीजन। दोनों चीजें डिफरेंट हैं, दोनों चीजें सेम नहीं है। ओके हो गया।
तो यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। होप सो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।